आ जाओ रे इधर। वायरिंग वाले आ जाओ मेरे पास। नमस्कार साथियों, ITI डीके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये जो वीडियो प्रैक्टिकल के जो वीडियो बन रहे हैं, ये आपकी प्लेलिस्ट जारी की जा रही 2026 की नई प्लेलिस्ट है। इसके अंदर जो भी प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे, लगभग आपके इसमें 110 के लगभग प्रैक्टिकल हैं। और इसमें स्टार्टिंग से 1 नंबर प्रैक्टिकल से आपको 110 नंबर प्रैक्टिकल तक, प्रैक्टिकल लिखने का तरीका प्लस आपको प्रैक्टिकल करना कैसे है, सर्किट डायग्राम सहित आपको पूरा वीडियो मिलेगा। इसके अंदर हमने 1 नंबर से 110 नंबर तक प्रैक्टिकल को कैसे लिखना है, कौन कौन सा प्रैक्टिकल आपके इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर और इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए, और जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से जो भी भर्ती होती है आपकी, जिसमें स्किल टेस्ट करवाया जाता है, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद के वीडियो हैं। इन वीडियो को देखकर भी आप स्किल टेस्ट पास कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको लेटेस्ट प्लेलिस्ट है 2026 की, इसमें आपको 110 वीडियो से ऊपरी वीडियो मिलेंगे। 1-2 वीडियो ऊपर नीचे हो सकता है, लगभग 110 वीडियो का टारगेट है, जो संपूर्ण सिलेबस को लेकर के हमने पूरे वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारा जो स्टार्टिंग में आपका हस्त औजार, इलेक्ट्रीशियन के काम में आने वाले जो औजार हैं, वो आपका फर्स्ट वीडियो रहेगा। सेकंड वीडियो आपके सेफ्टी पर्पज के लिए आपने हेलमेट, जो PPE किट के अंदर जो भी सामग्री आती हैं, जो भी इलेक्ट्रीशियन को पहननी जरूरी है, उनका वीडियो है। 3 नंबर से आपका रहेगा वायरिंग के वीडियो। वायरिंग के वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको वैद्युतिक वायरिंग सामग्री के बारे में आपको समझना है कि कौन सी सामग्री वैद्युतिक वायरिंग में काम में ली जाती है। तो अपन चलते हैं, पहले आपको बेसिक वैद्युतिक सहायक सामग्री के बारे में बताएंगे। उसके बाद में आपके 3 नंबर प्रैक्टिकल के वीडियो से आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा, जिसमें आपको लिखना कैसे, किन किन पॉइंटों का आपको ध्यान रखना है, वो सारे पॉइंट आपको बताएंगे। अब अपन बात कर लेते हैं वैद्युतिक वायरिंग सामग्री की। तो वैद्युतिक वायरिंग सामग्री के अंदर अपन इनके 4 पार्टीशन बना दिए। पहला पार्टीशन है कि आप वायरिंग स्टार्ट करते हो तो उस सर्किट के लिए आपको सुरक्षा युक्ति के रूप में क्या काम में लेना है। तो सुरक्षा युक्ति के रूप में आपको क्या क्या लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला काम तो ये कि आपको अगर 2 जगह से सप्लाई लेनी है तो चेंज और स्विच लगाना है। 2 जगह का मतलब ये है कि आपके पास ट्रांसफार्मर से भी सप्लाई आ रही है, ट्रांसफार्मर की सप्लाई ऑफ हो जाती है, तो आपके पास अल्टरनेटर की व्यवस्था है, तो आप अल्टरनेटर को ऑन करके भी सप्लाई सुचारू रूप से चालू रख सकते हैं। जिसके लिए आपको ICDP, सिंगल फेज है तो ICDP, 3 फेज है तो ICTP, चेंज और स्विच लगाना जरूरी है। तो अपने पास ICDP है। ICDP का पूरा नाम होता है आयरन क्ले डबल पोल स्विच। इसके अंदर चेंज ओवर का सिस्टम होता है। इसमें 2 तो है इनपुट और 1 होता है आउटपुट। 2 जगह से इनपुट सप्लाई लेकर के आपकी सर्किट को सप्लाई देते हैं। इसके अंदर आप नीचे से ट्रांसफार्मर की लगाना चाहो तो नीचे से लगा सकते हैं, ऊपर से ट्रांसफार्मर की लगाना चाहो तो ऊपर से भी लगा सकते हैं। एक साइड में ट्रांसफार्मर की सप्लाई और एक साइड में आप अल्टरनेटर की या अन्य जगह से भी आप सप्लाई स्रोत ले सकते हैं। ठीक है। अगर आपको ICDP के अलावा अगर लगाना हो तो ये नाइफ स्विच है, ये भी आपका चेंज और स्विच है। इसको बोलते हैं चेंज और नाइफ स्विच। ये ओपन रहता है, वो आपके बॉक्स में रहेगा। इसमें भी आपके आउटपुट का एक साइड है, इनपुट के 2 साइड है। ऊपर नीचे इनपुट देते हैं और बीच वाले पॉइंट होते हैं, यहाँ से आउटपुट लेते हैं। ठीक है। ये तो हुआ आपका सर्किट को ऑन ऑफ करके चेंज करना। सर्किट को ऑन ऑफ कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं आपके सप्लाई के पर्पज से, जैसे अल्टरनेटर में करना है या ट्रांसफार्मर वाली सप्लाई में ऐड करना है। इसमें सुरक्षा युक्ति के रूप में अगर आपके सर्किट में कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है या सर्किट ओवरलोड हो जाता है तो सुरक्षा युक्ति के रूप में आप फ्यूज भी ले सकते हैं, आप MCB भी लगा सकते हैं। अगर सर्किट से कोई करंट लीकेज हो रहा है तो आप ELCB भी लगा सकते हैं। ये आपकी ELCB, ठीक है, इसको बोलते हैं ELCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अगर सर्किट आपका ओवरलोड हो जाता है या किसी प्रकार का कोई शॉर्ट सर्किट आता है सर्किट में तो आप MCB भी लगा सकते हैं। MCB का पूरा नाम है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब ये तो हो गया आपके चेंज और स्विच की बात। 2 आपको चेंज और स्विच ICDP और नाइफ स्विच। अगर सर्किट को केवल आपको ऑन ऑफ करने के लिए काम में लेना तो आप आइसोलेटर यूज कर सकते हैं। आइसोलेटर आपका डबल पोल का भी होता है, ट्रिपल पोल का भी होता है, 4 पोल का भी होता है। अगर सिंगल फेज सप्लाई है तो डबल पोल का आइसोलेटर काम में ले सकते हैं। अगर आपके पास 3 फेज की सप्लाई है तो 3 फेज का आइसोलेटर आता है, उसके अंदर 3 पोल आते हैं इसके अंदर। अगर 3 फेज 4 वायर सिस्टम है, 3 फेज और 1 न्यूट्रल है तो आप 4 पोल का भी आइसोलेटर लगा सकते हैं। ठीक है। अगर आपको आइसोलेटर के बाद में अलग अलग परिपथ
बनाना हो तो अलग अलग एमसीबी भी लगा सकते हैं, एक त्रिपति ही बनाना है तो आप एक एमसीबी भी लगा सकते हैं। इस आइसोलेटर का काम है सर्किट को तोड़ना और जोड़ना, ऑन करना और ऑफ करना। और आपके आईसीडीपी का क्या काम था, सर्किट को ऑन ऑफ भी करता है प्लस सप्लाई को चेंज भी कर सकता है। चेंज का मतलब आप अल्टरनेटर से सप्लाई लेना चाह रहे हो या ट्रांसफार्मर से लेना चाह रहे हो, ठीक है। ये हो गए आपके सेफ्टी डिवाइस, कौन कौन से, फ्यूज और ये एमसीबी। अब मैं फ्यूज की बात कर लेता हूँ। फ्यूज आपके काम में आने वाले 3 प्रकार के फ्यूज होते हैं मोस्टली। एक तो होता है किट फ्यूज, ये इसमें ये जो लगा हुआ है ये किट फ्यूज है, ठीक है। इस किट फ्यूज के भी 2 भाग होते हैं, इसको तो बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं कैरियर। ऊपर ये बेस के ऊपर ये कैरियर फंसा दिया जाता है और ये कैरियर के अंदर आपके फ्यूज वायर लगाया जाता है। फ्यूज वायर उस सप्लाई लोड सप्लाई के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। जैसे 5 एम्पियर का आपका लोड है तो 5-5.5 एम्पियर का आपका लगा सकते हैं। इससे ज्यादा अगर करंट प्रवाहित होगा तो वो फ्यूज वायर पिघल के टूट जाएगा और आपके सर्किट को तोड़ देगा, ठीक है। ये जो फ्यूज होते हैं अलग अलग रेटिंग में होते हैं, 3000 एम्पियर तक के रेटिंग में बनाए जाते हैं। अधिक लोड के लिए अधिक रेंज के, कम लोड के लिए कम रेंज के। अगर मैं दूसरे फ्यूज की बात करूं तो आपके पास ये फ्यूज है एचआरसी फ्यूज, क्या नाम इसका, एचआरसी, हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, हाई लोड के लिए यूज होता है। ये फ्यूज 1000 एम्पियर तक की क्षमता के बनाए जाते हैं, अधिकतम 1000 एम्पियर तक की। और अधिकतर ये फ्यूज कहाँ लगाए जाते हैं, आपके जो वितरण डिवीजन होते हैं, बोर्ड होते हैं, जैसे विद्युत विभाग के बिजली के जो वितरण पावर ट्रांसफार्मर होते हैं, पावर हाउस बोल दो, तो उनमें ये लगाए जाते हैं आपके। और ये अपने सामान्य लोड के लिए भी अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है आपका कार्टिज फ्यूज। क्या कार्टिज फ्यूज आपके इलेक्ट्रॉनिक जैसे मशीनरी होती है वहाँ इन्वर्टर वगैरह में लगाए जाते हैं। ये 60 एम्पियर क्षमता तक बनाए जाते हैं, जो शीशे का बना होता है। ये दोनों फ्यूज एक बार यूज होने के बाद दोबारा यूज नहीं कर सकते। अगर ये फ्यूज जल गया तो खराब हो गया, इसकी जगह दूसरा फ्यूज लगाना पड़ेगा। जबकि किट फ्यूज ऐसा है जिसको अपन बार बार यूज कर सकते हैं। इसके अंदर फ्यूज वायर होता है जो पिघलकर टूटने के बाद भी दोबारा से लगा सकते हैं। इनके अंदर भी फ्यूज वायर है लेकिन इसमें बदलने का कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास, ठीक है। 3 प्रकार के फ्यूज हो गए। अब चलते हैं अपन, अगर आपके सर्किट के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है, उसके अंदर लोड करंट का 1/5000वां हिस्सा लीकेज हो सकता है। उससे अधिक अगर लीकेज हो रहा है तो आपका पावर का लॉस ज्यादा होगा। उससे बचने के लिए अपन सर्किट में लगाते हैं ईएलसीबी। ईएलसीबी का पूरा नाम होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। जो आपका करंट लीकेज हो रहा है तो सर्किट को ये तोड़ देगा, ऑफ कर देगा, ठीक है। अब ये लगाना कैसे वो भी मैं बता दूंगा। आपके जो भी वायरिंग के सर्किट हैं उनमें एक सर्किट में मैं लगा करके बता दूंगा, उसके बाद में आपको सर्किट बता देंगे, उसी हिसाब से आपके सुरक्षा उपकरण सारे लगेंगे, ठीक है। ये तो हो गए आपके सेफ्टी डिवाइस। सुरक्षा युक्ति के रूप में आप क्या क्या लगा सकते हैं, जैसे फ्यूज लगा दिया, एमसीबी लगा दिया, ईएलसीबी लगा दिया और आईसीडीपी, और ये आपका नाइफ स्विच है, चेंज और स्विच है, सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए लगाया जाता है। अब देखो वायरिंग के अंदर, वायरिंग सामग्री के अंदर स्विच होता है, सॉकेट होता है। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ स्विच की। स्विच कई प्रकार के हो सकते हैं अपने कार्य के अनुसार। एक तो वन वे स्विच होता है, एक टू वे स्विच होता है। पहचान क्या इनकी, दोनों वन वे, एक वन वे और एक टू वे। एक के अंदर 2 पॉइंट रहेंगे, एक के अंदर 3 पॉइंट है। एक जिसके अंदर 2 पॉइंट होते हैं वो आपका वन वे स्विच भी हो सकता है, वो आपका पुश बटन स्विच भी हो सकता है। कहाँ लगता है वो पुश बटन स्विच, ऐसा कोई पुश बटन स्विच आ जाए तो कहाँ लगेगा वो, अलार्म के अंदर। बेल घंटी होती है ना, उसके अंदर लगाते हैं, दबाते ही वो वापस अपनी स्थिति में आ जाता है। अलार्म के अंदर बेल पुश भी हो सकता है, आपका वन वे स्विच भी हो सकता है। अगर स्विच को दबाने के बाद वो वापस अपन छोड़ते ही अपनी स्थिति में आ जाए, वो बेल पुश होगा। और इसको मैं नीचे की तरफ दबा दिया, नीचे की तरफ दबा हुआ है, जब तक आप नहीं इसको बदलोगे तब तक ये अपनी स्थिति में नहीं आएगा, वो वन वे स्विच हो, जिसके अंदर 2 टर्मिनल हो, ठीक है। जिसके अंदर 3 टर्मिनल होते हैं वो होगा टू वे स्विच। ये दोनों कंडीशन में काम करेगा आपका, ठीक है, दोनों कंडीशन में काम करता है। अगर मान लो कि किसी स्विच के 4 टर्मिनल आ जाएं, वो स्विच कौन सा कहलाएगा, एक वन मिनट। अगर किसी स्विच के अंदर ऐसे 4 टर्मिनल आ जाए तो वो आपका कहलाएगा इंटरमीडिएट स्विच। इंटरमीडिएट आजकल बंद कर दिए, कहीं मिल नहीं रहे, नहीं वो भी दिखा, कहीं कोई पुराने उपकरण है उसमें लगा होगा कोई तो दिखाएंगे आपको। जिसमें 4 टर्मिनल आ जाए वो आपका रहेगा इंटरमीडिएट स्विच, ठीक है। अपन 2 वन वे स्विच को जोड़कर भी इंटरमीडिएट स्विच बना सकते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट स्विच 2 से अधिक जगह आपको काम में लेना है तो वहां इंटरमीडिएट स्विच काम में लेना।
ये स्विच टाइप अलग अलग हो गए, इसके अंदर साधारण स्विच और मॉड्यूलर स्विच ये प्रकार में चेंज हो जाते हैं। इसी का ये भी वन वे स्विच, इसमें भी 2 टर्मिनल है और इसमें टर्मिनल है। इसके डिजाइन को थोड़ा मॉड्यूलर कर दिया, मॉड्यूलर स्विच के अंदर आ गया। और ये साधारण बोर्ड, ये ओपन फिटिंग होती है ना आपकी केसिंग कैपिंग, उसमें काम में लिया जाता है। ये अंडरग्राउंड फिटिंग के अंदर काम में लिया जाता है, जिसका बॉक्स दीवार के अंदर फिट होता है बोर्ड, उसमें काम में लेते हैं। और ये बाहर के जो अपने बोर्ड ओपन फिटिंग के होते हैं उसमें काम में लेते हैं। इनको साधारण वन वे स्विच बोल दिया और इसको मॉड्यूलर वन वे स्विच बोल दिया। ठीक है, स्विच की बात आ गई। अब स्विच भी आपके रेटिंग के अनुसार 2 प्रकार के हो सकते हैं, लाइटिंग लोड के लिए और पावर लोड के लिए। लाइटिंग लोड की बात करूं तो ये आपका जो स्विच है, वन वे स्विच है या 2 वे स्विच है, इनकी रेटिंग होती है 6 एम्पियर। करंट रेटिंग की बात करें 6 एम्पियर, वोल्टेज सिंगल फेज की है तो 240 वोल्ट तक होती है इसकी। अगर मैं ऐसे ही पावर स्विच की बात करूं तो उसकी रेटिंग होती है 16 एम्पियर, और वोल्टेज रेटिंग वही आपकी रहेगी जो सिंगल फेज की रहेगी। अगर लाइटिंग लोड के लिए है तो 6 एम्पियर, पावर लोड के लिए तो 16 एम्पियर, ये ध्यान में रखना। अब बात करते हैं सॉकेट की। ये सॉकेट आपका 2 पिन का भी हो सकता है, 3 पिन का भी हो सकता है और 5 पिन का भी हो सकता है। ठीक है, 5 पिन के अंदर भी आपकी 3 पिन ही काम में ली जाती हैं। आपका जो प्लग टॉप होता है उसकी साइज के अनुसार उसमें 5 पिन फिट कर दी जाती हैं। कि प्लग टॉप होता है उसकी साइज छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। ये आपका प्लग टॉप है, अगर इसकी साइज छोटी हो तो वो छोटे वाले खांचे में फिट हो जाता, अगर इसकी साइज फुल है तो बड़े खांचे में फिट होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं सॉकेट। सॉकेट भी आपके पावर सॉकेट अलग आते हैं और लाइटिंग सॉकेट अलग आते हैं। लाइटिंग लोड के लिए 6 एम्पियर तक के जो लोड हैं आपके, उनके लिए तो आपके लाइटिंग लोड के लिए आएगा जिसकी रेटिंग रहेगी 6 एम्पियर। अगर पावर की बात करें तो ये आपका पावर सॉकेट है, ये इससे बड़ा ना, इसकी रेटिंग 16 एम्पियर है, इसके पीछे भी लिखी हुई। ठीक है, इसके अंदर पीछे से अपन देखते हैं तो 3 पिन मिलती है आपको। अगर ये 3 पिन का है, एक मैं आपको 5 पिन का भी दिखा देता हूं जिसके अंदर 5 पिन लगी हुई, 5 पॉइंट है। अंतर है क्या इसमें कुछ? इसमें 5 पिन है और इसमें 3 पिन है। ये 3 पिन और ये 5 पिन। और अगर 2 पिन की बात करें तो 2 पिन सॉकेट भी अपने पास इसमें लगा हुआ है एक बोर्ड में। देखो इसमें कौन से में लगा हुआ है, ये आपका 2 पिन सॉकेट है, देखो। ठीक है, इसका नाम भी सॉकेट है और ये भी सॉकेट है, लेकिन इनका यूज कहाँ कहाँ होता है? क्यों 5 पिन के अंदर लगाकर अपन 2 पिन के लगाएं तो क्या होगा? क्योंकि 5 पिन और 3 पिन के अंदर, एक पिन के अंदर आपका न्यूट्रल पॉइंट निकला होता है। ऐसा उपकरण जिसकी बॉडी धात्विक होती है और उसमें लीकेज करंट हो सकता है, ऐसे उपकरण को 3 पिन या 5 पिन सॉकेट से जोड़ा जाता है। अगर ऐसा उपकरण है जिसकी बॉडी धात्विक ना हो और कोई लीकेज करंट का आपको डर ना हो, जिससे आपको शॉक लगे, झटका लगे, ठीक है, वहां अपन 2 पिन सॉकेट भी काम में ले सकते हैं। अब देखना, इसमें 3 पिन है। एक पिन तो होती है इसमें अर्थिंग पिन, कौन सी होगी? जो बड़ी ऊपर जो मोटी पिन है वो अर्थिंग पिन है, और नीचे जो साइड वाली है ये एक में फेज है, एक में न्यूट्रल के लिए। अब फेज और न्यूट्रल कौन सी साइड में देना, ये भी इसमें फिक्स है नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। जो राइट साइड वाली पिन है उसमें अपन फेज देते हैं, लेफ्ट साइड वाली पिन है उसमें अपने न्यूट्रल देते हैं। ठीक है, अब देखना कि आप इसमें देखा होगा, ये है आपका प्लग टॉप, ये बड़ी वाली पिन अर्थिंग पिन है और ये फेज न्यूट्रल की पिन है। अब ये देखो, बड़ी वाली जो अर्थिंग वाली पिन है, इन पिनों की तुलना में ये बड़ी भी है और इन पिन की तुलना में ये मोटी भी। ऐसा क्यों है? पहचान के लिए तो ये ऊपर बना दिया, मान लिया ऊपर ई लिख दिया। पहचान तो ऐसे भी हो सकती है कि इसके बराबर ये खांचा कटा हो, इसके बराबर ये पिन बना दी जाए और उस पर ई लिख दिया जाए पहचान के लिए, तो वो भी सही रहेगा। इसमें बड़ा लगाने का मतलब क्या था और मोटा लगाने का मतलब क्या है? ये आपके वाइबा में पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन कि इसमें ये मोटी पिन रखने का कारण तो ये है कि जो भी चालक होता है अगर उसका व्यास अपन बढ़ा देंगे तो उसका रेजिस्टेंस कम रहेगा। और अर्थिंग पिन होती है, अर्थिंग पिन हो, अर्थिंग हो या अर्थिंग वायर हो, जितना हो सके उसमें रेजिस्टेंस का मान कम होना, न्यूनतम होना चाहिए। जैसे अर्थिंग का आपने बताया था मैं आपको इस अर्थिंग वाले प्रैक्टिकल में कि अर्थिंग का जो रेजिस्टेंस है, अगर हम पावर स्टेशन की बात करें तो वहाँ 0.5 ओम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ डबल अर्थिंग कई जुड़ी रहती है पैरेलल के अंदर। एक आप रेतीली जमीन और पथरीली जमीन का मैंने बताया था कि रेतीली जमीन के अंदर 3 ओम से ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए और पथरीली जमीन के अंदर 8 ओम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे कम कितना भी कर लो, जितना हो सके कम करो, नहीं कि ज्यादा।
अगर ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो लीकेज करंट ज्यादा रेजिस्टेंस से नहीं जाकर आपको विद्युत झटका लगाएगा। और करंट के लिए आपको अगर ग्राउंड करना है तो उसको शॉर्टकट रास्ता चाहिए जिसमें रेजिस्टेंस का मान न्यूनतम हो। ठीक है। मोटे पिन का क्या कारण हुआ कि इसका व्यास बढ़ा दिया। चालक की एक विशेषता होती है, उसको जितना अपने व्यास में मोटा रखेंगे उसका रेजिस्टेंस कम होगा। अगर उसका व्यास को कम कर दिया जाए तो उसमें रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाता है। लंबाई बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा पतले वायर का, और इसका व्यास बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस का मान घटेगा। तो इसको रेजिस्टेंस के मान को कम करने के लिए तो मोटे पिन बना दी इसमें। दूसरी बात यह है कि इसको बड़ा भी बना रखा है इन पिन की तुलना में। बड़ा क्यों बनाया कि ये अर्थिंग पिन है। मान लो कि आपका कोई उपकरण है, वो आपके फेज वायर से कहीं कट के वायर का इंसुलेशन उतर के और वो टच हो गई बॉडी, और उसको हमने सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, और सप्लाई से कनेक्ट करने पर वो आपके हाथ में है, हाथ के टच में है, तो तुरंत आपको झटका लगेगा। इससे बचने के लिए ये जो अर्थिंग पिन है बड़ी इसलिए बनाती है कि ये सबसे पहले अर्थिंग से कनेक्ट हो जाएगी। पहले अर्थिंग से कनेक्ट होने के बाद ही फेज न्यूट्रल के संपर्क में आएगी। अगर वो उपकरण पहले अर्थ हो गया तो वो विद्युत झटका आपको नहीं लगेगा। बड़ी होने का कारण ये है कि फेज और न्यूट्रल सप्लाई से कनेक्ट होने से पहले उपकरण क्या हो गया, अर्थ हो गया। और मोटा होने का कारण इसका रेजिस्टेंस कम करने के लिए किया गया। अब देखो इसके अंदर क्या है कि ये कट का निशान भी लगा होता है। ऐसा क्यों है? ये कट भी लगे हुए ना इसके अंदर। क्यों लगाया जाता है कट? जब कोई भी उपकरण इसमें लोड में चलता है तो ये गर्म होता है, तो गर्म होने से क्या होगा, सर्किट का भी रेजिस्टेंस बढ़ता है, दूसरा ये जलने का भी खतरा रहता है। तो इसमें थोड़ी जगह इसलिए छोड़ दी कि इसमें वातावरण की थोड़ी हवा पास होती रहे। दूसरी ये कि आसानी से सही फिट भी हो सके। ठीक है। कट का निशान ये सब में नहीं आता, कट का निशान कहीं कहीं में देते हैं जो ISI मार्का का होता है, ओरिजिनल जो भी आपका सामान है उसमें लगी होती है। हाँ ठीक है। इसके अंदर भी सॉकेट और आपका प्लग टॉप है। इसके अंदर लाइटिंग और लोड के लिए और पावर लोड के लिए अलग अलग है। ये जो सॉकेट है आपका किस लोड का है, 6 एम्पियर तक का। ये जो आपका प्लग टॉप है किस लोड के लिए, लाइटिंग लोड के लिए 6 एम्पियर तक एलिजिबल है। ठीक है। अगर मैं पावर सॉकेट की बात करूं और पावर प्लग टॉप की बात करूं तो ये पावर के लिए बनाया गया है। इसकी रेटिंग है 16 एम्पियर, और आपका जो पावर सॉकेट था यहाँ, इसकी रेटिंग भी कितनी है, 16 एम्पियर। क्या काम में लिया जाता है ये सॉकेट, कोई भी भारी उपकरण को जोड़ने के लिए, सप्लाई देने के लिए। अब चलते हैं, स्विच हो गया, सॉकेट हो गया। अब स्विच में भी कई प्रकार के हैं। ये आपका स्विच है, पुश बटन स्विच है। ठीक है। इसके अंदर भी NC NO अलग अलग आते हैं। एक तो नॉर्मली क्लोज, एक नॉर्मली ओपन, ऑन पुश और ऑफ पुश। ये कलर कोड से भी आप पहचान सकते हैं इसको। रेड कलर का है तो कौन सा है, NC। अगर ग्रीन कलर का होता तो NO होता। ठीक है। NC का मतलब नॉर्मली क्लोज, ऑफ पुश बटन कहलाता है, और NO का मतलब ऑफ पुश बटन, वो ऑन कहलाता है। ठीक है। इसके बाद में मेरे पास और भी एक स्विच है, इसका क्या नाम है, टॉगल स्विच। ठीक है। ये भी सप्लाई को या किसी भी उपकरण को कंट्रोल करने के लिए काम है। जो भी स्विच है कंट्रोल करते हैं वो। ठीक है। अब मेरे पास और भी टाइप के और स्विच हैं। ये क्या है, SPDT स्विच। SPDT स्विच, सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच, सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच। और ये है आपका DPDT, डबल पोल डबल थ्रो। वो तो था सिंगल पोल डबल थ्रो, और ये है डबल पोल डबल थ्रो। ठीक है। ये स्विच आपके कहाँ यूज आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को एक से अधिक दूसरे सर्किट को अगर चलाना हो वहां काम में लिए जाते हैं। ठीक है। अब आ गया आपका इंडिकेटर। इंडिकेटर कहाँ यूज होता है, आपका जो सप्लाई का बोर्ड होता है, लाइटिंग बोर्ड होता है, वायरिंग का बोर्ड होता है, उसमें लगाया जाता है सप्लाई को इंडिकेट करने के लिए कि इस बोर्ड में सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है। अब सप्लाई बोर्ड में और क्या क्या लगा सकते हैं आप, इसमें इंडिकेटर भी लगा हुआ है और फ्यूज भी लगा हुआ है। सुरक्षा युक्ति के रूप में आपने यहाँ भी फ्यूज लगा सकते हैं। इसके अंदर भी वही 2 पार्ट हैं, बेस और कैरियर। इसमें ये फ्यूज वायर लगा हुआ है। अगर मान लो कि आपका पीछे जो सुरक्षा युक्ति के रूप में किट फ्यूज लगा हुआ है, हाई रेटिंग का लगा दिया और वो सर्किट को ऑफ नहीं किया, तो ये सर्किट को ऑफ यहाँ से भी कर सकता है। ठीक है। एक लगाते हैं अपन रेगुलेटर। रेगुलेटर क्या काम में आता है, सीलिंग फैन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। आपको स्विच का बता दिया, सॉकेट का बता दिया, फ्यूज का बता दिया काम क्या है। और ये आपके क्या लगा हुआ है, इंडिकेटर। इंडिकेटर का काम इंडिकेट करना, और ये आपका रेगुलेटर है, स्पीड को कंट्रोल करना। ठीक है। अब कोई भी उपकरण अपन लगाते हैं, जैसे मान लो कि लैंप लगा दिया,
तो लैंप कहाँ लगाते हो आप? लैंप होल्डर में। लैंप होल्डर भी लैंप के अनुसार कई आकार प्रकार के होते हैं। जैसे ये लैंप कौन सा है? बैटन होल्डर। क्या है? बैटन होल्डर। अगर इसी का ये सिरा घुमा हुआ ऊपर नीचे आपको डिजाइन में मिल जाए, उसको कौन सा बोलते हैं? एंगल होल्डर। एंगल होल्डर। ये चाहे नीचे झुका हुआ हो चाहे ऊपर झुका हुआ हो, वो एंगल होल्डर में आ जाएंगे। ठीक है, ये भी एक प्रकार का कौन सा है? बैटन होल्डर। ये इसमें भी ये सीधा ही है। अगर मैं दूसरे होल्डर की बात करूं, आपने ये भी बहुत देखे होंगे होल्डर। इसको कौन सा होल्डर नाम दिया गया? पेडेंट होल्डर। पेडेंट होल्डर। ठीक है, होल्डर कई टाइप और भी होते हैं। जैसे आपका सोडियम वेपर लैंप है, उसमें कौन सा लगता है? एडिशन स्क्रू टाइप लैंप होल्डर। जो अभी मैं दिखाऊंगा आपको, लैंप का जो कनेक्शन करेंगे उसके अंदर उस लैंप को कसा जाता है, जिसके अंदर चूड़ी कटी होती है, उसको बोलते हैं एडिशन स्क्रू टाइप लैंप होल्डर। ठीक है, लैंप होल्डर हो गए। ये आपका बॉक्स है जिसको डिब्बी भी बोलते हैं। ये कहाँ आती है? अंडरग्राउंड वायरिंग के अंदर काम में ली जाती है। जब आपको दो लाइन को आपस में क्रॉस करना हो, वहां काम में ली जाती है। अगर आपको यहाँ कोई लाइट पॉइंट निकालना हो तो वहां भी आप यूज कर सकते हैं। एक आपको जैसे मान लो वायरिंग कर रहे हो, आपको ट्यूबलाइट के लिए कोई पॉइंट निकालना हो सप्लाई का, तो वहां लगाते हैं सीलिंग रोज। ये है सीलिंग रोज। इसमें पॉइंट बना करके अपन सप्लाई के लिए फेज न्यूट्रल छोड़ देते हैं। आप जब भी आपका विचार हो तो आप इसमें ट्यूबलाइट के लिए या कोई सीलिंग फैन के लिए आप यहाँ से आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, इनपुट सप्लाई। और जैसे अंडरग्राउंड वायरिंग है तो उसमें आपको पीवीसी कंड्यूट पाइप चाहिए। ओपन फिटिंग है तो आपको केसिंग कैपिंग चाहिए। केसिंग कैपिंग जानते होंगे, लगी हुई है वायरिंग के अंदर। इसमें कौन सी केसिंग है और कौन सी कैपिंग है? नाम तो दे दिया, दो केसिंग कैपिंग वायरिंग, जो ओपन फिटिंग के अंतर्गत आती है। कौन सी है? नीचे वाली केसिंग, और ऊपर जो लगा वायर डाल के जो ऊपर लगा था उसको बोलते हैं कैपिंग। और ये है आपका कंड्यूट पाइप, पीवीसी पाइप भी बोलते हैं इसको। ये अंडरग्राउंड फिटिंग में काम में आता है। ये आपका टी। अगर यहाँ से आपको दो साइड में अगर लाइन ले जानी है तो टी लगाते हैं। अगर आपको लाइन को घुमाना तो बैंड लगाते हैं, बैंड। ठीक है, इसको एल्बो भी बोलते हैं, है ना। और ये जो उपकरण लगाते हैं आपने सुरक्षा युक्ति के रूप में लगा दिया, आइसोलेटर वगैरह, एमसीबी वगैरह, तो इसको फिट करने के लिए आप लगाते हैं एमसीबी बॉक्स। ये स्टार्टिंग में लगता है, इसके बाद में आपका सर्किट स्टार्ट होता है। ठीक है, आ गया समझ में? ये आपकी वैद्युतिक वायरिंग सहायक सामग्री है। इसके अलावा उपभोक्ता युक्ति के रूप में आप बल्ब, सीलिंग फैन, कूलर, पंखा कुछ भी काम में ले सकते हैं। और चालक युक्ति के रूप में आप वायर भी ले सकते हैं। चालक युक्ति के रूप में जैसे वायर काम में ले लिया, केबल काम में ले ली। कलर कोड के अनुसार ब्लैक कलर न्यूट्रल के लिए है, रेड कलर, येलो कलर या ब्लू कलर वो फेज के लिए है। और आपका ग्रीन कलर का जो वायर होता है, जैसे इसमें कलर कोड दिया गया है ना, ये ग्रीन कलर का वायर ये अर्थिंग के लिए काम में लेते हैं। अर्थिंग के लिए ग्रीन कलर का, न्यूट्रल के लिए ब्लैक कलर का, फेज के लिए आप तीन कलर के यूज कर सकते हैं, RYB, रेड, येलो और ब्लू, वो तीनों फेज के लिए। जैसे ये आपका प्लग टॉप है, इसके अंदर तीन वायर है। कलर कोड से आपने पहचान कर ली इसकी कि ये अर्थिंग का है, ये न्यूट्रल का है और ये फेज का है। ठीक है, अब अपन करते हैं वायरिंग स्टार्ट। इस प्रैक्टिकल से आपकी वायरिंग स्टार्ट होगी। इससे पहले आपको थोड़ा सा ये समझना है कि आपको प्रैक्टिकल लिखना कैसे है। उसमें आपको मैं 5 पॉइंट बताऊंगा और 5 पॉइंट में क्या क्या लिखना है वो देखना है आपको। और उसके अंदर एक मैं आपको छोटा सा सर्किट जिसके अंदर एक लैंप लगा करके बताऊंगा, एक लैंप का संयोजन। उसमें आपको ICTP, ICDP चेंज और स्विच कैसे क्या लगाना है एक सर्किट में आपको बताएंगे। बाकी सर्किट में आप उसी हिसाब से लगाना है। केवल वायरिंग का सर्किट ही मैं चेंज करूंगा। ये तो आपकी सुरक्षा युक्ति वगैरह है, ये एक सर्किट में लगा करके आपको बताएंगे। तो अब देखना आपको प्रैक्टिकल लिखने का तरीका, जो हर स्किल टेस्ट में, हर प्रैक्टिकल एग्जाम में प्रैक्टिकल लिखवाया जाता है, वहां आपको किस प्रकार लिखना है, किन किन पॉइंटों का आपको ध्यान रखना है। चलो इन लगा। अब देखो, अब देखना है आपको प्रैक्टिकल यहाँ से स्टार्ट होते हैं। 1 नंबर प्रैक्टिकल था आपका हैंड टूल्स का। 2 नंबर आपका सेफ्टी का। सेफ्टी के लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना है, सेफ्टी बेल्ट कैसे पहना जाता है, हेलमेट क्यों लगाया जाता है, टावर पर कैसे चढ़ते हैं, सेफ्टी बेल्ट कैसे लगाते हैं, वो सारा आपको मैंने बता दिया। अब प्रैक्टिकल होते हैं यहाँ से स्टार्ट बेसिक से, और अपन किया है वायरिंग से स्टार्ट। प्रैक्टिकल नंबर 3, इसमें आपको वायरिंग सहायक सामग्री के बारे में बता ही दिया। अब आपको सीखना है कि प्रैक्टिकल एग्जाम होती है उसमें, या कोई स्किल टेस्ट होता है उसमें प्रैक्टिकल लिखना है तो आपको क्या क्या सावधानी रखनी है। ठीक है, कैसे आपको लिखना वो सारा देखना। प्रैक्टिकल नंबर 3, इसमें आपको 5 पॉइंटों पे ध्यान रखना है। पहला पॉइंट है कि शीर्षक का,
एक तो पॉइंट होता है आपका शीर्षक, दूसरा होता है आपका पॉइंट उद्देश्य। उद्देश्य, हर प्रैक्टिकल करने का कोई ना कोई उद्देश्य तो होता ही है। 3 नंबर पे आपका आवश्यक औजार उपकरण, औजार उपकरण और सामग्री। 4 नंबर पे होती है आपकी कार्यविधि, कार्यविधि। और 5 नंबर पे होती है आपको सावधानी। ये 5 पॉइंटों का आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट आपका टाइटल, उद्देश्य, औजार उपकरण सामग्री, कार्यविधि और सावधानी। ठीक है, अब लिखना क्या है इनके अंदर। ये जो शीर्षक है आपका, इसके अंदर जो आप प्रैक्टिकल करने जा रहे हो उस प्रैक्टिकल का नाम है। 2 नंबर में आपको लिखना है उस प्रैक्टिकल का उद्देश्य। ठीक है, अब मैं एक प्रैक्टिकल आपको मैं बना करके पूरा लिखवा करके बता देता हूँ, उसमें कुछ पॉइंट आपके सेम रहेंगे, वो भी बता दूंगा। हर प्रैक्टिकल में लिखवाने की आवश्यकता नहीं। अब शीर्षक है, इसमें मैंने लिख दिया एक लैंप या 2 लैंप कर लो। इसमें 2 स्विच से एक लैंप और एक सॉकेट को नियंत्रित करना। 2 स्विच से, या शीर्षक के अंदर आप ये भी डाल सकते हैं लैंप और सॉकेट का संयोजन। लैंप व सॉकेट का संयोजन। अब इसमें कुछ भी आप कितने भी सॉकेट लगाओ, कितने भी लैंप लगाओ, आप लगा सकते हैं, वो आप उद्देश्य में डाल देना। जो प्रैक्टिकल आप करने जा रहे हो उसका नाम आपको शीर्षक में डालना है। हो गया आपका शीर्षक कंप्लीट। उद्देश्य क्या है, तो उसमें आपको 2 लैंप लगाने हैं कि 3 लगाने, वो देख लेना। 2 स्विच से, 2 स्विचों से एक लैंप, एक तो लैंप और एक सॉकेट, और एक सॉकेट को नियंत्रित करना। ये आपका उद्देश्य है कि मेरे पास 2 स्विच हैं और 2 मेरे पास, एक तो लैंप उपकरण हो गया और एक सॉकेट हो गया। दोनों स्विचों को अलग अलग मैं कंट्रोल करूंगा। उसमें लैंप से एक स्विच लैंप को ऑन ऑफ करेगा, एक सॉकेट को करेगा। अब आपके इस प्रैक्टिकल को करने के लिए क्या औजार चाहिए, क्या उपकरण चाहिए, क्या सामग्री चाहिए, वो लिखना है। अब मैं आवश्यक औजार उपकरण सामग्री के अंदर पॉइंट टू पॉइंट लिखूंगा। अब आप आवश्यक औजार उपकरण सामग्री के अंदर पहले लिख दो औजार। औजार में आपके 5 टूल हैं, वो इन वायरिंग के लिए हमेशा जरूरी है। जैसे पहला है कॉम्बिनेशन प्लायर। ये औजार आपके पास हर प्रैक्टिकल में रहना चाहिए। कॉम्बिनेशन प्लायर। अब इसके अंदर उसका नाम भी लिख सकते हैं आप, और आप लिखना चाहो तो उसकी क्वांटिटी, कितनी मात्रा में वो चाहिए और क्या साइज में चाहिए, दोनों पॉइंट आप लिख सकते हैं। जैसे ये तो लिख दिया नाम, यहां मैं लिख देता हूं इसकी साइज, और यहां लिख देता हूं उसकी क्वांटिटी, कितने आपको प्लास चाहिए, कॉम्बिनेशन प्लास चाहिए। ठीक है, इसकी साइज आप 150 mm से लेकर के 250 mm तक ले सकते हैं। छोटा बड़ा जो आपको चाहिए वैसा आप लिख सकते हैं। कितने चाहिए, आप सिंगल प्रैक्टिकल कर रहे हो तो आपको एक तो चाहिए। अगर आप ग्रुप में कर रहे हो तो एक से अधिक भी ले सकते हैं। अगर 2 कॉम्बिनेशन प्लायर की आवश्यकता हो गई तो 2 भी लिख सकते हैं। 2 नंबर पे स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर के अंदर साइज की बात करें तो 100 mm से लेकर के आप 250 mm तक जिस साइज का आपको चाहिए वो साइज दर्शा देना। इसमें कितने चाहिए, एक चाहिए तो एक, और 2 चाहिए तो 2। तीसरा है आपका वायर कटर। वायर कटर के अंदर भी छोटे बड़े आते हैं, जो 100 mm से 200 mm या 250 mm तक आते हैं। जिस साइज का चाहिए वो लिख देना, कितना चाहिए वो भी लिख सकते हैं। 5 नंबर पर वायर स्टिपर। वायर स्टिपर आपका 100 mm से लेकर के 300 mm तक आते हैं, छोटा और बड़ा। तो 100 mm का चाहिए तो 100 mm का लिख दो, बड़ा चाहिए तो बड़ा लिख दो। अब आ गया आपका नियॉन टेस्टर। नियॉन टेस्टर, ये आपका 100 mm और इसकी रेटिंग होती है 500 वोल्ट। ये भी आपको एक चाहिए, 2 चाहिए, जितने चाहिए वो लिख देना। ये आपके औजार में हो गए। फिर आपके क्या है, उपकरण। उपकरण में क्या चाहिए, 6 नंबर पे उपकरण उतार दो। उपकरण के अंदर एक तो चाहिए आपको लैंप। लैंप लगा रहे हो, कितने वाट का चाहिए, 15, 20, 25, 30, 100, 50, जो भी चाहिए वो वाटेज लिख देना। या लिख दिया मैंने 100 वाट का और 240 वोल्टेज रेटिंग का। कितना चाहिए, एक ही चाहिए प्रैक्टिकल के अंदर। 7 नंबर पे लैंप लगाने के लिए आपके पास लैंप होल्डर भी होना चाहिए।
लैंप होल्डर, इसकी रेटिंग आपकी एम्पियर में रहेगी 6 एम्पियर और 240 वोल्ट, ये भी आपको एक चाहिए। अब 8 नंबर पे लिखो आप स्विच, ये सामग्री के अंदर आ जाएंगे आप, है ना। उपकरण तो आपका एक ही है, लैंप होल्डर। अब अगर आपको सामग्री की बात करें तो सामग्री के अंदर एक तो चाहिए आपको स्विच। स्विच कितने चाहिए? 2, 6 एम्पियर और 240 वोल्ट का आपके पास 2 स्विच होने चाहिए, क्योंकि अलग अलग से कंट्रोल कर रहे हो। एक आपको चाहिए सॉकेट। सॉकेट आप लाइटिंग लोड के लिए ले रहे हो या पावर लोड के लिए रहे हो, उसी हिसाब से रेटिंग लिख देना। 6 एम्पियर लाइटिंग लोड के लिए, 16 एम्पियर पावर लोड के लिए, वो लोड रेटिंग लिख करके यहाँ एक चाहिए तो एक मात्रा लिख देना, ठीक है। अब ये कनेक्शन करने के लिए आपको क्या चाहिए? वायर चाहिए। ये वायर लिख देना, आपको एल्यूमिनियम चाहिए या कॉपर वायर चाहिए, उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। साइज भी लिख सकते हैं इसमें, 1 mm स्क्वायर का चाहिए या 1.5 mm स्क्वायर का चाहिए, जैसा आपका प्रैक्टिकल है लोड है उस हिसाब से आपको इसका व्यास निर्धारित करना है। अब ये वायर कितना चाहिए प्रैक्टिकल के अंदर, आपको जितना चाहिए वो आवश्यकता अनुसार लिख सकते हैं, आवश्यकता अनुसार। एक आप कनेक्शन करोगे तो कहीं वायर को जोड़ना तोड़ना पड़ सकता है, उसको जॉइंट पे लगाने के लिए आपके पास पीवीसी टेप भी होनी चाहिए। पीवीसी टेप ये भी आपकी आवश्यकता अनुसार जितनी चाहिए वो ले लेना, ठीक है। जिसकी आपको रेटिंग का पता नहीं है तो यहाँ ऐसे मार देना ऐसे, ठीक है। हर चीज के मान लो कि आपके दिमाग में नहीं आ रही कोई रेटिंग तो उसको छोड़ देना, आगे कितना चाहिए वो लिख देना। अब ये तो हो गया आपका सामग्री। अब अगर आपको सुरक्षा युक्ति के रूप में अगर कुछ लगवाना है या लगाना है तो वो भी आप सुरक्षा युक्ति अलग से आप लिखोगे, जैसे अपने पास है या लिख देना सुरक्षा युक्तियां। हर सर्किट के अंदर सुरक्षा के लिए सुरक्षा युक्तियां लगाई जाती हैं, जिसके अंदर होता है आपका एमसीबी। किस लोड के लिए चाहिए, कितने लोड के लिए चाहिए वो आप निर्धारित करोगे कि मेरे को 10 एम्पियर तक की चाहिए तो 10 एम्पियर 240 वोल्ट कितनी चाहिए? 1। अब चाहिए आपको एएलसीबी लगाना चाहो तो एएलसीबी भी लिख सकते हैं। इसकी रेटिंग आपकी आती है 30 मिली एम्पियर, कि 30 मिली एम्पियर से अधिक पर जाएगी तो ये ट्रिप हो जाएगी। 30 मिली एम्पियर तक तो लीकेज करंट हो सकता है, उसके बाद में नहीं ये ऑफ कर देगी सर्किट को। ये भी आपको एक चाहिए। अगर आप फ्यूज लगाना चाहो तो फ्यूज भी लिख सकते हैं, कितने रेटिंग का, 10 एम्पियर का या 5 एम्पियर का, जितना हो उतना रेटिंग का आप फ्यूज लिख लेना। एक चाहिए, आप फेज न्यूट्रल के बीच में लगाना चाह रहे हो या दोनों के बीच में या एक के बीच में, जितने फेज फ्यूज लगाने हैं वो आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। और क्या लगाया आपने? आइसोलेटर लगाया तो आइसोलेटर भी आप लिख सकते हैं। आइसोलेटर डबल पोल का चाहिए या डबल पोल आइसोलेटर। इसकी रेटिंग भी आपकी जैसे लोड करंट के अनुसार 10 एम्पियर 240 वोल्ट की होती है, वो भी आप एक आइसोलेटर लगा सकते हैं। अगर चेंज ओवर स्विच लगाना हो तो चेंज ओवर स्विच भी लगा सकते हैं। चेंज ओवर स्विच ये भी करंट रेटिंग निर्धारित होती है, चेंज ओवर स्विच की भी। ये करंट रेटिंग लिख करके आपको जितना चाहिए क्वांटिटी के अंदर वो लिख देना। तीनों बात आ गई, आवश्यक औजार, उपकरण और सामग्री। ये पूरा विवरण आपको लिखना जो प्रैक्टिकल के अंदर चाहिए आपको, ठीक है। अब चौथा पॉइंट क्या था अपना यहाँ, ये आपका शीर्षक था 1 नंबर पे, उधर से 2 नंबर पे और 3 नंबर पे आवश्यक औजार उपकरण सामग्री आ गई। 4 नंबर पे था आपका कार्य विधि का, ठीक है। ये औजार वगैरह उतारो, इसके बाद में आपको कार्य विधि के जो पॉइंट है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखो चौथा जो आपका पॉइंट है वो कार्य विधि का पॉइंट है कि ये आप प्रैक्टिकल करने जा रहे हो। इस प्रैक्टिकल के अंदर क्या क्या करना है, किस प्रोसेस से आपको गुजरना है, तो वो आपका पॉइंट रहेगा 4 नंबर का, जिसके अंदर अपन लिखते हैं कार्य विधि, वर्किंग मेथड। कार्य विधि में भी जो भी है आपका पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। सबसे पहले क्या करना है, 1 नंबर पॉइंट लगाया, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम वायरिंग डायग्राम बनाएंगे। भाई ये आप जो प्रैक्टिकल करने जा रहे हो इसका वायरिंग डायग्राम आपको आना चाहिए। वायरिंग डायग्राम बनाएंगे। अब वायरिंग डायग्राम बना दो नीचे, ठीक है। वायरिंग डायग्राम में क्या लगाना है आपको, क्या लगाना है, एक तो लगा दो आप आईसी डीपी स्विच।
सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए। आपको एक प्रैक्टिकल में आपको मैं बता देता हूँ, उसी अनुसार आपको सभी सर्किट में पहले लगा के देखना है, ठीक है। बाकी मैं आपको आगे वाले प्रैक्टिकल में केवल सर्किट ही बताऊंगा ना। आईसीडीपी लगाना है। आईसीडीपी के बाद में आप आइसोलेटर भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? आइसोलेटर। आइसोलेटर के बाद में आपको एमसीबी लगानी है। एमसीबी के बाद में आपको अगर फ्यूज लगाना हो तो फ्यूज भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ से बना देता हूँ आपका सर्किट। यहाँ मैं पहले लगा देता हूँ आपका आईसीडीपी, जो सर्किट को ऑन और ऑफ करेगा। ये आपका आईसीडीपी, ठीक है। एक लगा दो आप यहाँ आइसोलेटर। आईसीडीपी और आइसोलेटर, ये आइसोलेटर हो गया। एक लगा दो, एक सर्किट बना रहे हैं तो एक लगा दो आप एमसीबी। एमसीबी लगा दो एक यहाँ। ये आपका एमसीबी का सिंबल। इस आइसोलेटर को मैं थोड़ा चेंज और स्विच को आगे कर देता हूं, जिसमें फ्यूज भी लग जाएंगे आपके। ठीक है, ये आपका, यहां मैं फ्यूज लगा देता हूं। अगर दो लगाना है तो दो लगा दो, और एक लगाना हो तो एक लगा दो सर्किट के अंदर फ्यूज। ये हो गया आपका आईसीडीपी, ये आपका हो गया फ्यूज, ये आइसोलेटर, ये हो गई एमसीबी। ये सुरक्षा युक्ति के रूप में हमने 4 आइटम लगा दी, ठीक है। अब कनेक्शन भी आपको बताएंगे, आपको जोड़ना कैसे है इनमें। एक आपका जो चेंज ओवर स्विच या आईसीडीपी आप लगाते हो, फर्स्ट में फेज, सेकंड में न्यूट्रल, इनको नीचे से इनपुट देना हमेशा। ये जो आइसोलेटर वगैरह होते हैं, इनके दो, अब ये सीधी अवस्था में नीचे इनपुट दो और ऊपर से आउटपुट निकालना, चाहे एमसीबी हो, चाहे आईसीडीपी हो, और चाहे आपका आइसोलेटर हो, ठीक है। अब मैं यहाँ से इनमें फेज और न्यूट्रल जोड़ देता हूँ। एक तो दे दिया मैंने फेज और एक जोड़ दिया मैंने न्यूट्रल। फेज न्यूट्रल यहाँ निकाल लेना। अगर आप दोनों में फ्यूज लगाना चाह रहे हो तो दोनों में आप फ्यूज लगा सकते हैं। दोनों में लगा दिया, फेज न्यूट्रल के अंदर फ्यूज लग गया। फ्यूज से आप निकालना है तो आपको न्यूट्रल की जगह न्यूट्रल, इसमें भी पहले में फेज, दूसरे में न्यूट्रल लगा दो यहाँ। अब आपके पास एक तो आ गया न्यूट्रल और एक आ गया आपके पास फेज। अब ये आपके पास एमसीबी है। एमसीबी के अंदर भी आपको नीचे से इनपुट देना है और ऊपर से आउटपुट निकालना है, ठीक है। ये न्यूट्रल अब आराम से आप डायरेक्ट ले सकते हैं। आपके पास ये कनेक्शन करने के बाद एक फेज आ गया और एक न्यूट्रल आ गया। देख लिया कि सर्किट ये है आपका आईसीडीपी। ये आपके फ्यूज हो गए, ये आइसोलेटर लगा दिया, ये एमसीबी लगा दिया। अब आपके पास फेज न्यूट्रल आ गए बाहर। अब आपको परिपथ बनाना है, परिपथ आरेख बनाना है। परिपथ आरेख के लिए क्या बताया आपने, इसके उद्देश्य में 2 स्विच, एक लैंप और एक सॉकेट। एक तो लगाओ लैंप, दो लगा दो आप स्विच, ये लगा दिया मैंने यहाँ स्विच, और एक लगा दिया आपके यहाँ सॉकेट। ये सॉकेट हो गया आपके 3 पे। अगर मैं पीछे से इनका कनेक्शन देखूं तो आपका ये हो जाता है राइट और ये हो जाता है लेफ्ट। ये आपके लाइन का होता है, इसमें आप फेज न्यूट्रल लिख देना। यहाँ एल और एन लिखा होगा आपका, लाइन और न्यूट्रल का, ठीक है। ये आपके 1 वे स्विच हैं दोनों। अब ये फेज आ गया आपके पास यहाँ। ये फेज इन परिपथ के जितने भी ये स्विच लगे हुए हैं, इन स्विचों के नीचे नीचे वाले पॉइंट को कनेक्ट कर दें, ठीक है। अब आपके पास 2 स्विच हैं और 2 ही आपको उपकरण लगाने, एक तो लैंप लगा दिया, एक आपने 5 इंच सॉकेट लगा रहे हैं। इस लैंप को तो मैंने इस स्विच से कंट्रोल कर दिया और इस सॉकेट से मैं, स्विच से मैं इसको सॉकेट को कंट्रोल कर दिया। दोनों के पास, इसके पास भी फेज गया और सॉकेट में भी फेज दे दिया। अब इनको भी न्यूट्रल चाहिए, इनको भी न्यूट्रल चाहिए। न्यूट्रल वायर आपके पास आया हुआ है तो यहाँ से निकालो न्यूट्रल वायर
ये न्यूट्रल दोनों को कॉमन करके यहाँ से और न्यूट्रल निकाल करके न्यूट्रल से जोड़, ये आपका न्यूट्रल हो गया। ये परिपथ बन करके आपका रेडी है। इसके अंदर हमने सब कुछ लगा दिया, ICDP से लेकर के आपके उपकरण तक। यहाँ से मैं 230 240 वोल्टेज AC सप्लाई से इसको कनेक्ट करूंगा सर्किट को। यहाँ लिख देना 230 या 240 वोल्ट AC सप्लाई, ठीक है। अब इसको सप्लाई देंगे, आपके ICDP को ऑन करेंगे, आइसोलेटर को ऑन करेंगे, MCB को ऑन करेंगे, फिर आपका सर्किट ऑन हो जाएगा। इस प्रकार आपको क्या करना है, सर्किट डायग्राम बनाना है। मैंने एक ही पॉइंट लिखा है अभी आपको, अब दूसरे पॉइंट में क्या डालना है वो लिखो। यहाँ दूसरा पॉइंट बना देता हूँ। कार्यविधि का दूसरा पॉइंट है, सर्किट डायग्राम के अनुसार कनेक्शन करेंगे। सर्किट डायग्राम के अनुसार, सर्किट डायग्राम के अनुसार कनेक्शन करेंगे, संयोजन करेंगे। अब ये डायग्राम आपने बना दिया, इस अनुसार ये जो भी सामग्री है आपकी, ये आपका जो पॉइंट छूट गया ना, अर्थिंग पॉइंट, इस अर्थिंग पॉइंट को अर्थ वायर से, ग्रीन वायर से कनेक्ट करना है। इसको खाली मत छोड़ना, नहीं फेल हो जाओगे इसके अंदर, ठीक है। ये सर्किट बना दिया, सर्किट के अनुसार ये अपना जो सामान लिखाया था, उपकरण सामग्री जो भी लिखाई थी वो लेकर के, और ये आपको कनेक्शन करना है। अब कनेक्शन करने के बाद 3 नंबर पॉइंट में क्या लिखना है, परिपथ का संयोजन। परिपथ का संयोजन, परिपथ आरेख से मिलान करेंगे। परिपथ का संयोजन डायग्राम से मिलान करेंगे। जो आपने कनेक्शन किए वो डायग्राम में मिल रहा है कि सही है या गलत कर दिया आपने, मिलान करेंगे। ये मिलान कर लेना, अगर परिपथ आपका सही पाया जाता है तो आप सप्लाई दे सकते हैं, वरना आपको सप्लाई नहीं देनी है, कहीं गलती आपसे हो भी गई हो। 4 नंबर है, मान लो कि आपका सर्किट सही है तो आप सर्किट में या परिपथ में सप्लाई, परिपथ को सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। परिपथ को सप्लाई से संयोजित करेंगे। अब ये संयोजित कर लेना, और आपके बल्ब को और इसको जो आपने सॉकेट जोड़ा है उसको चेक कर लेना, अपना सॉकेट और बल्ब सही से काम कर रहा है क्या, ठीक है। प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया, संयोजित कर दिया, चेक कर लिया, तो अब इस परिपथ को सप्लाई से हटा देंगे। या 5 नंबर में प्रयोग, आपने जो प्रैक्टिकल किया है, प्रयोग पूर्ण होने के बाद परिपथ को सप्लाई से हटा देंगे। परिपथ को सप्लाई से हटा देंगे, सप्लाई से हटा देंगे। सप्लाई से हटाने के बाद अगर आपका सर्किट सही है, सही काम कर दिया, सही कनेक्शन कर दिया तो आप पास हो, और आपने गड़बड़ कर दी तो फेल। तो आप सर्किट सही करना, सर्किट से मिलान करके कनेक्शन करना, और सप्लाई देख करके एग्जामिनर को चेक करवा देना कि सर आपने जो प्रैक्टिकल दिया ये मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इस प्रैक्टिकल के अंदर वैसे आप सावधानी के पॉइंट भी डाल सकते हैं। सावधानी तो आप जैसी वहां रखोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा क्या सावधानी बरत रहा है कैंडिडेट, ठीक है। तो आप 1-2 पॉइंट लिखना चाहो तो सावधानी के भी 2-3 पॉइंट लिख सकते हैं। क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए इस प्रैक्टिकल, ऐसे प्रैक्टिकल करने में, तो यहाँ सावधानी का पॉइंट था आपका 5वां, सावधानियां। सावधानियों में एक तो पहला पॉइंट तो है कि जो भी काम करते हैं प्रैक्टिकल करते समय हमेशा इंसुलेटेड औजारों का प्रयोग करना चाहिए। इंसुलेटेड औजारों का प्रयोग करेंगे, औजारों का प्रयोग करेंगे। पहला काम है कि आपके पास औजार सही होने चाहिए, ठीक है। दूसरा, जो भी आप कनेक्शन कर रहे हो उनको, जहां भी आप वायर कनेक्ट कर रहे हो तो वो कनेक्शन लूज नहीं होना चाहिए ताकि उसमें स्पार्किंग ना हो, ठीक है। तो इसमें 2 नंबर पॉइंट में लिखो, संयोजन हमेशा टाइट व कसे हुए करेंगे, कहीं लूज ना छोड़े, ढीला ना छोड़े, ठीक है। 3 नंबर पॉइंट में ये लिख देना कि प्रैक्टिकल कंप्लीट होने के बाद परिपथ को सप्लाई से हटा देंगे, तुरंत हटा देंगे ताकि सप्लाई उसमें प्रवाहित ना हो। 3 नंबर में लिख दो,
प्रयोग पूर्ण होने के बाद, प्रयोग पूर्ण होने के बाद तुरंत परिपथ को सप्लाई से हटा देंगे, सप्लाई से हटा देंगे। ये आपको 2 से 3 पॉइंट जो भी आपके दिमाग में आए ऐसे सावधानी के, जिससे आपका नुकसान ना हो, ना ही अपने परिपथ का नुकसान हो, ना ही अपने इक्विपमेंट या उपकरण का नुकसान ना हो। ये पॉइंट डाल देना। ये आपका प्रैक्टिकल लिखने का और आपके सर्किट डायग्राम का ये पूरा विवरण आपकी कॉपी का अंदर जो करना है वो मैंने लिखवा दिया। अब आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। जो प्रैक्टिकल मैंने लिखवाया 3 नंबर, ये प्रैक्टिकल से अपने यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और जो भी आपके प्रैक्टिकल हैं 10 से 15 प्रैक्टिकल तो आपके ऐसे वायरिंग के, उसके बाद में उपकरण का संयोजन है। जैसे वायरिंग बहुत सी ऐसी, जीना वायरिंग, टनल, हॉस्टल, हॉस्पिटल, गोडाउन, और एक लैंप को 2 जगह से, 3 जगह से, 4 जगह से, श्रेणी, समांतर, विभिन्न प्रकार की वायरिंग है। 20 से 25 वायरिंग है, जिसके अंदर ट्यूबलाइट का, सोडियम मर्करी वेपर लैंप या आपका मर्करी वेपर लैंप है। ऐसे बहुत से वायरिंग के हैं जो अपने सीरियल वाइज सारे प्रैक्टिकल आपको करवाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में अपन करते हैं प्रैक्टिकल। हर प्रैक्टिकल में आपको पहले लिखवाया जाएगा और प्रैक्टिकल लिखने के बाद आपको प्रैक्टिकल का वीडियो मिलेगा। ठीक है, चलो अब प्रैक्टिकल पे चलते हैं। ठीक है, अब अपने पास जो प्रैक्टिकल आपको करना है वो सामान उपलब्ध होना चाहिए। वो लेकर के आपकी जो प्रैक्टिकल टेबल है उस पर रख लेना, और जैसा आपने सर्किट डायग्राम में दर्शाया वैसे की वैसे आपको वो सर्किट बनाना है। अब मैंने यहाँ तो रख लिया आईसीडीपी, उसके बाद में मैंने लगा दिया आइसोलेटर। ठीक है, अगर फ्यूज लगाना चाहो तो फ्यूज भी लगा सकते हैं। मैंने आईसीडीपी लगा लिया, आइसोलेटर लगा लिया, फ्यूज की जगह मैंने एमसीबी भी लगा ली। ठीक है, एमसीबी लगा लो या फ्यूज लगा लो, सबसे ये फ्यूज से भी विश्वसनीय है आपकी एमसीबी। तो एमसीबी लगा दी तो फ्यूज लगाने की आवश्यकता नहीं, और फ्यूज भी लगाना है तो सीरीज में जुड़ता है फ्यूज, आप लगाना चाहो तो लगा लो। अब मैंने क्या क्या लगाया यहाँ, आईसीडीपी, आइसोलेटर, एमसीबी, ईएलसीबी। इसके बाद में आगे परिपथ बनाए। तो आपको मैंने बताया था कि नीचे की तरफ से सप्लाई देनी, इनपुट इनपुट यहाँ से देंगे। 2 वायर लिए और एक साइड में मैंने फर्स्ट फेज लगा दिया फर्स्ट में, और सेकंड साइड में लगा दिया न्यूट्रल। यहाँ इनपुट टर्मिनल जोड़ देना, और ऊपर से जो पॉइंट निकले हुए हैं ना, यहाँ से आउटपुट निकाल लेना दोनों पॉइंट से। तो आउटपुट के लिए ये 2 वायर ले लिए, फेज जहाँ लगा रहे हो वहां से फेज वायर निकलेगा, और न्यूट्रल जहाँ लगा रहे हो न्यूट्रल वायर निकाल लेना। ये फेज हो गया और ये आपका न्यूट्रल हो गया। अब क्या लगाना है अपने को, आइसोलेटर। आइसोलेटर का भी कनेक्शन ऐसे होगा, अब इस सर्किट को अपन ने यहाँ से तोड़ दिया। ठीक है, फिर करेंगे इसको ऑन। ये तो हो गया आपका आईसीडीपी का कनेक्शन। अब अपने पास फेज न्यूट्रल आ गया, वो लगाना है आइसोलेटर के अंदर। आइसोलेटर में भी नीचे से इनपुट दे दो, ऊपर से आउटपुट निकालो। फर्स्ट में क्या देना है, फेज। ये आइसोलेटर है, आइसोलेटर का कनेक्शन भी आपका इसी प्रकार होगा, एक साइड में इनपुट और दूसरी साइड में आउटपुट निकालो। हो गया। अब आउटपुट इनपुट 2 वायर और ले लो। आपने फेज वायर लिया, चलो भाई आउटपुट में यहां से ले लेता हूं इस आइसोलेटर के ऊपर वाले टर्मिनलों से। इन दोनों का काम क्या है, आईसीडीपी का और आइसोलेटर का, सर्किट को तोड़ना और जोड़ना। अब सुरक्षा क्या करेगी सर्किट की, ओवरलोड स्थिति में एमसीबी, और लीकेज करंट होता है तो ईएलसीबी, दोनों लगे हुए हैं इसमें।
अब ये फेज आ गया, एक आ गया न्यूट्रल। ठीक है, पहले एमसीबी लगाओ, पहले एमसीबी और दोबारा एलसीबी इसके आगे। ये एमसीबी फेज के श्रेणी क्रम में लगेगी, एक लगाने की आवश्यकता, दो मत लगाना, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि आप आगे भी एलसीबी लगा रहे हो। टेस्ट कर देना। एमसीबी होती ना यहाँ दूसरी, ये एमसीबी के अंदर भी आपको नीचे से इनपुट और ऊपर से आउटपुट लगाना। एमसीबी भी केवल फेज के श्रेणी क्रम में लगनी चाहिए। लग गया एमसीबी भी। अब आपके पास फेज और न्यूट्रल एएलसीबी लगी हुई है। एएलसीबी के अंदर दोनों जाएंगे, फेज न्यूट्रल इनपुट में और फेज न्यूट्रल आउटपुट में निकलेगा। क्यों निकलेगा ये फेज न्यूट्रल? क्योंकि लीकेज आपका न्यूट्रल का वायर कहीं टच है तो भी ट्रिप हो जाएगी, फेज का कहीं टच हो जाएगा तो भी ट्रिप हो जाएगी। इनपुट जोड़ दिया एएलसीबी में, यहां से आउटपुट ले लो एएलसीबी से। अब इसमें देखो फेज और न्यूट्रल, इनपुट का फेज न्यूट्रल था, वैसे ही आउटपुट का फेज न्यूट्रल निकलेगा यहां से। फेज के कलर कोड हैं 3, रेड येलो ब्लू, और अर्थ का अगर इन्वर्टर का पूछ ले तो न्यूट्रल का पूछ ले तो ब्लैक। इससे पहचान हो जाती है, और बाकी सुंदरता के लिए नहीं लगाते हैं सर्किट के अंदर कि ये फेज वायर है, ये न्यूट्रल वायर है। हाँ, किसमें? उसमें नीला भी होता है। ठीक है, तीनों लग गए अपने, आईसीडीपी भी, आइसोलेटर भी, एमसीबी और एएलसीबी, सारा सर्किट में लग गया। अब आपके पास निकल करके आगे फेज और न्यूट्रल, इसमें जोड़ना आपको सर्किट। सर्किट में क्या क्या लगाना है? एक तो लैंप लगाना है, 2 तो स्विच होने चाहिए आपके पास, और एक ये लगा देते हैं आपके पास, ये बोर्ड है, इसके अंदर स्विच 3 है, इनको तो एक को तो छोड़ देंगे और 2 स्विच काम में ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा भी आपको कनेक्शन करना है, 3 स्विच 3 सॉकेट का। अब ये कनेक्शन आप करो तो क्या करना है आप देखना इसमें। कनेक्शन डायग्राम देखो, फेज वायर कहाँ गया आपका? फेज वायर आपके स्विच के नीचे वाले पॉइंट में दे दिया गया है दोनों के। ये अपने पास 2 स्विच में, ये 2 नंबर 3 नंबर स्विच काम में ले रहा हूँ, और ये आपका सॉकेट काम में लेंगे। ठीक है, अब फेज वायर लेना और दोनों स्विच के नीचे नीचे वाले पॉइंट में देते हैं। एक नंबर स्विच और 2 नंबर स्विच, इसमें से इसको निकाल के दे दिया।
चलो, फेज वायर एक नंबर स्विच में दे दिया, एक नंबर से निकाल करके दूसरे नंबर के जो स्विच है उसके भी नीचे वाले पॉइंट में देना। अब एक स्विच का तो दूसरा जो पॉइंट खाली रह गया वो तो सॉकेट के लाइन वाले से जोड़ दो। ये आपका स्विच, दोनों स्विचों के पास फेज वायर गया। अब एक नंबर जो स्विच था आपके पास उससे मैंने फेज वायर निकाला और कहाँ लगाया, फेज में। देखो इसमें एल और एन लिखा रहता है, यहाँ भी इसको फेज वायर से कनेक्ट करना है आपको। फेज वायर, फेज में रेड कलर का, येलो और ब्लू कोई भी एक कलर का लगा लेना और न्यूट्रल का डायरेक्ट लगाना है। अभी मेरे पास वायर का टुकड़ा है, इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। वायर आगे से जो इंसुलेशन उतारते हो उस पॉइंट से ज्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर कोई निकला हुआ तो इसको वापस यहीं मोड़ो, ठीक है। दूसरे पॉइंट से कनेक्शन नहीं होना चाहिए उसका। और जितना भी आप काम कर रहे हो ना वायरिंग का, इनके बीच में भी इंसुलेशन नहीं उतारना है। फेज वायर गया सॉकेट के अंदर। अब आपके पास एक लैंप और दे दो मेरे को। एक स्विच को यही दे देते हाथ में ना, हाँ ये दे दो, कलर कोड के अनुसार लेना है आपको। फेज वायर स्विच से कनेक्ट कर देना। एक स्विच से तो मैंने लैंप को कनेक्ट कर दिया, दूसरे से सॉकेट को कर दिया। अब आपके पास न्यूट्रल वायर है, ये आपके लैंप में जाना चाहिए और आपके एक सॉकेट के वाले पॉइंट में जाना चाहिए न्यूट्रल में। इन दोनों को यहाँ कॉमन करके और लगा देंगे अपन सॉकेट के अंदर, दोनों में चला जाएगा। ये आपका कनेक्शन रेडी है। अब इसको आप परिपथ से मिलान कर लेना, कोई कनेक्शन कहीं गड़बड़ ना हो जाए, और उसके बाद मिलान करने के बाद ही सप्लाई देनी। अब ये आपका लैंप हो गया, ये सॉकेट हो गया। अब इनको चेक कर लेंगे, लैंप को इस स्विच से और सॉकेट को इस स्विच से। ले सप्लाई का बोर्ड लेके आओ, इधर ले आओ और इनको सप्लाई से कनेक्ट करो। सप्लाई से कनेक्ट करके सप्लाई ऑन करो। ऑन करने के बाद आपके आईसीडीपी से सप्लाई को ऑन करो। आईसीडीपी से सप्लाई ऑन हो गई, फिर आपका आइसोलेटर ऑन करो। आइसोलेटर के बाद में आपकी एमसीबी को ऑन करो। हलाओ वहां से, सप्लाई नहीं आ रही, कनेक्ट है क्या वहां से? सही से लगाओ। कहाँ आ रही है आपके सर्किट में? आइसोलेटर को ऑन कर दिया, आईसीडीपी को। आईसीडीपी के बाद में आइसोलेटर को ऑन करो, फिर आपकी एमसीबी। ये आ गई सप्लाई ये एलसीबी के अंदर। अब आपके स्विच चेक करना है। स्विच एक नंबर तो था आपका बल्ब का, इससे कंट्रोल हो रहा है, ऑन ऑफ हो गया। और 2 नंबर था आपके सॉकेट का, तो सॉकेट में कोई भी उपकरण लगा के चेक कर लो आप, ये भी काम करना चाहिए। और स्विच से ऑन ऑफ भी होना चाहिए आपका। ये स्विच से ऑन हो रहा है और इसी से ऑफ हो रहा है, तो दोनों आपके सॉकेट है और लैंप चल रहे हैं ना, दोनों चालू है। इससे ये बंद कर दो और इससे ये। आ गया समझ में? इसी प्रकार आपको ये पीछे वाला सर्किट तो मैंने एक ही सर्किट में आप बताया है और ये में ही बताएंगे आपको कि बार बार ये जोड़ना ना पड़े। बाकी आगे के सर्किट जो भी रहेंगे आपके अलग अलग रहेंगे और वही सर्किट के अनुसार अपना वायरिंग करते रहेंगे। ये स्टार्टिंग में जो सर्किट आपको बता दिया ये हर सर्किट में लगाना है आपको, ठीक है। वहां से हटाओ सप्लाई। ये तो 1-2 वोल्टेज फ्रीक्वेंसी बदलती है ना, तो 1-2 वोल्टेज 5 वोल्टेज 2-3% तक टॉलरेंस और 5-4 वोल्टेज कम ज्यादा होते रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वहां से चालू करो सप्लाई। सप्लाई चालू करने के बाद अब ये एलसीबी के अंदर आ गई सप्लाई। अब ये बाईपास है, बाईपास का मतलब ये एमसीबी की तरह ही काम करेगी यहाँ। अगर इसको मैं वर्किंग कंडीशन पे कर देता हूँ तो अब ये ईएलसीबी हो गई। अब ईएलसीबी को भी आपको चेक करना है, तो मान लो कि यहाँ से मैं ये सप्लाई का ऑन कर दिया, अब ये वर्किंग कंडीशन है, ईएलसीबी है। ये टेस्ट बटन आता है, इसके पास स्विच लगा हुआ है कुछ बटन, इसको अपन दबाएंगे। अगर ये सही काम कर रही है तो ट्रिप हो जाएगी, ठीक है। ये अंदर से शॉर्ट सर्किट कर देती है इसको। अगर ये काम नहीं करती
तो ये अगर बाईपास पे कर दिया तो इसको दबाओ, कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि ये ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट के समय काम करेगा काम, और ये कम लीकेज में भी काम कर जाती है। ठीक है, आ गया समझ में? एलसीबी, एनसीबी, आइसोलेटर, आईसीडीपी सारा फ्री पर। ठीक है, चलो अगला प्रैक्टिकल है आपका 4 नंबर का। 4 प्रैक्टिकल में क्या बताया गया था आपको, चलो